Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो क्लास? कल हमने प्राइस इलास्टिसिटी पूरा खत्म कर दिया था, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी के वो परसेंटेज मेथड, पॉइंट मेथड, आर्क मेथड वगैरह पिछले लेक्चर में पढ़ा था। फिर हमने कल वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने एक नया कंसेप्ट पढ़ा था, क्या? टोटल आउटले मेथड या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर में इनवर्स रिलेशनशिप है तो डिमांड क्या होगा? इलास्टिक होगा। एग्जाम्पल कि अगर प्राइस घटने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो डिमांड क्या है? इलास्टिक है। या प्राइस बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर घट गया तो डिमांड क्या है? इलास्टिक है। दूसरा उसमें हमने क्या पढ़ा था कि प्राइस के बढ़ने या घटने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहता है? सेम रहता है। वो सेम कब रहेगा? समझ लो अगर प्राइस 20% बढ़ा तो डिमांड 20% से कम हुआ, या प्राइस 20% कम हुआ तो डिमांड 20% से बढ़ा, तो क्या होगा? प्राइस के बढ़ने या घटने से टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहेगा तो क्या होगा? यूनिटरी इलास्टिक होगा। और अगर प्राइस के बढ़ने के साथ टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है या तो फिर प्राइस के घटने के साथ टोटल एक्सपेंडिचर भी घट रहा है तो डिमांड को क्या बोलेंगे? इन इलास्टिक बोलेंगे, ठीक है। ये तो क्या था? प्राइस इलास्टिसिटी खत्म किया था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कौन कौन सी चीजें हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी पर असर डालती है। उसमें हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहला अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। हमने क्या पढ़ा था? अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या रहेगी? इलास्टिक रहेगी। क्यों इलास्टिक रहेगी? क्योंकि लोगों के पास सब्स्टिट्यूट है, इसका प्राइस बढ़ गया तो इसमें शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा क्या पढ़ा था? पोजीशन ऑफ अ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट, है ना। अगर बहुत ही स्मॉल पोजीशन है तो डिमांड क्या रहेगा? इन इलास्टिक रहेगा। आपके सर का इनकम 10,000 रुपए, साबुन कितने का आता है? 20 रुपए का आता है। वो 20 रुपए वाले साबुन का प्राइस 50% बढ़ के 30 रुपए हो गया तो क्या सर यूज करना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सर के इनकम में बहुत ही छोटू सा पोर्शन ऑक्यूपाई करता है। तो अगर आपके बजट में बहुत छोटू सा पोर्शन ऑक्यूपाई करता है कोई चीज तो उसका डिमांड क्या रहेगा? इन इलास्टिक रहेगा। और अगर बड़ा पोर्शन ऑक्यूपाई करता है तो डिमांड क्या रहेगा? इलास्टिक रहेगा। एग्जांपल क्या? सर का इनकम 20,000 है, सर को मोबाइल लेना है कितने वाला? 22,000 वाला, तो वो ले सकते हैं? नहीं ले सकते। पर अगर वो 22 वाले का प्राइस कितना होगा? 18,000 हो गया तो ले सकते हैं? ले सकते हैं। तो अगर पोजीशन बड़ा पोजीशन ऑक्यूपाई करता है बजट में तो डिमांड क्या रहेगा? इलास्टिक रहेगा। और अगर छोटू सा पोजीशन ऑक्यूपाई करता है तो डिमांड क्या रहेगा? इन इलास्टिक रहेगा। तीसरा हमने पढ़ा था क्या? नेचर ऑफ अ नीड दैट कमोडिटी सेटिस्फाई। वो आपकी किस तरह की नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर वो आपकी लग्जरी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है तो आप उसका कंजम्पशन छोड़ सकते हो। अगर प्राइस बढ़ गया तो चलो मैं नहीं लूंगा तो ये चीज चलेगा। पर अगर वो आपकी नेसेसिटी को सेटिस्फाई कर रहा है तो प्राइस बढ़ जाए या घट जाए क्या होगा? उसके डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे? अगर नेसेसिटी को सेटिस्फाई कर रहा है तो डिमांड क्या रहेगा? इन इलास्टिक रहेगा, मतलब डिमांड चेंज नहीं होगा। पर अगर वो लग्जरी को सेटिस्फाई कर रहा है तो प्राइस के बढ़ने या घटने से डिमांड में चेंज आ जाएगा। चौथा पॉइंट क्या था? नंबर ऑफ यूजेस टू विच अ कमोडिटी कैन बी पुट टू यूज, है ना। अगर ज्यादा यूज के लिए हम उसको कमोडिटी को यूज कर सकते हैं। एग्जांपल क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, उसको बहुत सारे यूजेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो ज्यादा यूज के लिए यूज कर पाओगे तो क्या होगा? डिमांड इलास्टिक होगा। और लेस नंबर ऑफ यूजेस होंगे तो डिमांड क्या हो जाएगा? इन इलास्टिक होगा। पांचवा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब क्या होता है कि मतलब उसके पास एडजस्ट करने के लिए कितना समय है। समझ लो पेट्रोल का प्राइस रातों रात बढ़ गया तो मैं क्या आज ही रात अपना कार बेच के पेट्रोल का कंजम्पशन खत्म नहीं करूंगा, है ना। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म में मेरे पास एडजस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। तो शॉर्ट टर्म में डिमांड क्या रहता है? इन इलास्टिक रहता है। पर अगर लंबे समय में देखो तो मैं क्या 2-3 साल में क्या करूंगा? पेट्रोल वाली गाड़ी से ई बाइक में या ई कार में शिफ्ट हो जाऊंगा तो पेट्रोल का डिमांड लॉन्ग टर्म में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो शॉर्ट रन में जनरली क्या होता है? डिमांड इन इलास्टिक रहता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर के पास एडजस्ट करने के लिए टाइम नहीं होता है। और लॉन्ग रन में देखो तो डिमांड क्या हो जाता है? इलास्टिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में क्या कस्टमर के पास टाइम रहता है कि वो एडजस्ट कर सकता है। छठा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? कंज्यूमर हैबिट। जाहिर सी बात अगर कोई बंदा किसी चीज का हैबिचुअल है तो उसका डिमांड क्या रहेगा? इनइलास्टिक रहेगा। एग्जांपल लिया था क्या? कोई नशेड़ी है, उसको शराब चाहिए ही चाहिए, उसका प्राइस बढ़ जाए या घट जाए उसको तो क्या दारू पीनी है ना। तो क्या है? अगर कंज्यूमर हैबिचुअल है तो डिमांड क्या रहेगा? इनइलास्टिक रहेगा। और अगर उस प्रोडक्ट का कस्टमर हैबिचुअल नहीं है तो डिमांड क्या रहेगा? इलास्टिक रहेगा। प्राइस बढ़ जाएगा तो कंजप्शन छोड़ देगा। सातवां पढ़ा था। सातवां क्या था? टाइट डिमांड। टाइट डिमांड मतलब क्या? पेट्रोल का डिमांड टाइट है किसके साथ? बाइक के साथ, है ना। अभी क्या पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो क्या पेट्रोल के डिमांड पे इतना सारा आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि सबके पास बाइक रखा हुआ है। वो 10 रुपए पेट्रोल का बचाने के लिए 70-80 हजार रुपए वाला बाइक बेचेंगे नहीं, है ना। तो टाइट डिमांड होता है तो क्या होता है? डिमांड इन इलास्टिक होता है। पर अगर किसी चीज का इंडिपेंडेंट डिमांड है तो उसका डिमांड क्या रहता है? इलास्टिक रहता है।
लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा हमने, प्राइस रेंज। मैंने क्या बोला, बहुत ही सस्ता वाला गुड्स का और बहुत ही महंगे वाले गुड्स का डिमांड क्या रहता है, इनइलास्टिक रहता है। इक्लेट्स 1 रुपए का 2 रुपए हो गया है ना, तो क्या वो बहुत ही सस्ता गुड्स है ना, तो क्या उसके डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप 1 रुपए का लेते थे, 2 रुपए का भी आसानी से ले सकते हो। दूसरा क्या है, कोई लैम्बोर्गिनी, वो क्या 1 करोड़ रुपए का था, 1 करोड़ 5 लाख हो गया, 1 करोड़ 10 लाख हो गया ना, तो क्या बहुत ही हाई क्लास वाले लोग उसको यूज करते हैं। 2-5 लाख रुपए बढ़ जाने से या घट जाने से उसके डिमांड पे कोई असर पड़ता नहीं है। तो प्राइस रेंज में क्या है, बहुत ही लो प्राइस गुड्स या बहुत ही हाई प्राइस गुड है ना, इसका डिमांड क्या रहता है, इनइलास्टिक रहता है। प्राइस के बढ़ने या घटने की वजह से इनके डिमांड में कोई असर ज्यादा पड़ता नहीं है। जो मिड रेंज वाले गुड्स रहते हैं उनमें क्या होता है, प्राइस के बढ़ने या घटने की वजह से असर पड़ता है। इसी के साथ क्या हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। ये तो क्या था, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम, है ना, कि इनकम के चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, वो हम किस में पढ़ेंगे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे। उसका भी नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला था वैसे ही क्या इनकम इलास्टिसिटी का है। प्राइस इलास्टिसिटी में क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसमें क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपन परसेंटेज चेंज इन इनकम, है ना। उसको भी क्या हमने जैसे प्राइस वाले को हमने शॉर्ट करके लिखा था, उसको भी क्या, इसको भी ऐसा शॉर्ट करके लिख सकते हो क्या, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इंटू वाई अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू मतलब क्या, क्वांटिटी में कितना चेंज आया है, डेल्टा वाई मतलब क्या, इनकम में कितना चेंज आया, वाई मतलब क्या, ओरिजिनल इनकम, और क्यू मतलब क्या, ओरिजिनल क्वांटिटी, है ना। समझ लो पहले क्या इनकम है ना, कितना था, 10,000 था, तो डिमांड कितना था, 10 यूनिट का था ना, तो क्या ओरिजिनल इनकम 10,000, डिमांड कितना था 10 यूनिट का। अब इनकम बढ़ के कितना हो गया, 11,000 हो गया, मतलब चेंज इन इनकम कितना आया, 1,000, है ना, तो चेंज इन वाई कितना हो गया, इक्वल टू 1,000। और चेंज इन क्वांटिटी मतलब 10 यूनिट से कितना हो गया, समझ लो उसका हो गया 12 यूनिट, तो चेंज इन क्वांटिटी कितना हो गया, 2, है ना। तो 2 अपॉन 1000 इंटू ओरिजिनल क्या था इनकम 10,000 अपॉन 10, है ना। तो ऐसे करोगे तो क्या आ जाएगा, आपको इनकम इलास्टिसिटी मिल जाएगा। ये तो क्या था, इनकम इलास्टिसिटी। ये तो सब वो था कि जो हमने कल पढ़ा था। अभी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसका कल हम ना देखो एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखा था ना, कि इनकम इतने से बड़ा, डिमांड इतने से बड़ा, इनकम इतने से बड़ा, डिमांड इतने से बड़ा, तो ईवाई कैलकुलेट करो तो नॉर्मल क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपन परसेंटेज चेंज इन इनकम, है ना। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अगर आपने प्राइस इलास्टिसिटी समझ लिया है तो ये इनकम इलास्टिसिटी वगैरह में आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाला है। आज के टॉपिक का नाम क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। क्रॉस मतलब नाम से पता चला ना, क्रॉस क्या होता है, ऐसा होता है ना, ये क्या होता है, क्रॉस होता है। देखो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है पता है, क्रॉस इलास्टिसिटी कहता है कि मेन गुड्स के डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, क्यों कितना चेंज आ रहा है, उसके रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज होने की वजह से। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है कि अगर हम देखो प्राइस इलास्टिसिटी में क्या होता है कि हम पेन के बारे में स्टडी कर रहा है ना, तो क्या स्टडी करेंगे कि पेन के डिमांड में कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ पेन, है ना। अगर प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, उसमें क्या बोलते हैं कि भैया पेन के डिमांड में कितना चेंज आ रहा है पेन के प्राइस की चेंज होने की वजह से, तो वो तो क्या गया, प्राइस इलास्टिसिटी हो गया। पर क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। क्या एक कमोडिटी के डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, क्यों, दूसरे कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने की वजह से, है ना। कौन सा दूसरा कमोडिटी, हर कोई दूसरा कमोडिटी नहीं, क्या दो तरह के दूसरे कमोडिटी, क्या रिलेटेड गुड्स होगा, उसके प्राइस में चेंज होने की वजह से मेन कमोडिटी के डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, वो हम किस में पढ़ेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे। तो क्रॉस इलास्टिसिटी को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी डिफाइंड एज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड, कि डिमांड में कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में प्राइस के चेंज होने की वजह से मेन कमोडिटी के डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, उसको हम किस में पढ़ेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है इसका डेफिनेशन ये है, तो सबकी तरह फॉर्मूला भी क्या होगा, इसका सेम होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, है ना। इसमें क्या स्टडी करेंगे कि डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, क्यों डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, वो हम किस में पढ़ेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे। देखो रिलेटेड गुड्स कितनी तरह के होते हैं हम आगे भी पढ़ चुके हैं बेटा, याद करो। रिलेटेड गुड्स कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं ना। सबसे पहला क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दूसरा क्या होता है,
सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है कि दोनों का डिमांड एक दूसरे से क्या होता है, टाइड होता है ना, कि मतलब ये नहीं है तो इसके बिना ये भी नहीं चलेगा, दोनों जिएंगे साथ मरेंगे साथ। ये तो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। इसका क्या हमने एक एग्जांपल लिया था, क्या एग्जांपल लिया था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, कोक एंड पेप्सी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या बोला था, कोक एंड पेप्सी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। सॉरी, कोक एंड पेप्सी तो क्या है, सब्स्टिट्यूट है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमारा कौन सा था, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमने एग्जांपल लिया था बाइक एंड पेट्रोल का, बाइक एंड पेट्रोल। क्या बोला, बाइक के बिना पेट्रोल बेकार, पेट्रोल के बिना बाइक बेकार। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या मतलब, दोनों जिएंगे साथ मरेंगे साथ। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा रिलेशन होता है, अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्या हो गया, प्राइस घट गया तो दूसरे का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एग्जांपल ये था क्या, पेट्रोल का प्राइस कम हो गया तो बाइक का डिमांड बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि पेट्रोल सस्ता है तो सब बाइक चलाना शुरू कर देंगे। ये तो फिर क्या हो गया, पेट्रोल का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया तो बाइक का डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो लोग क्या करेंगे, या तो ई व्हीकल लेने लगेंगे या तो क्या साइकिल में शिफ्ट हो जाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, इक्वल टू इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कौन सा होता है, इनवर्स रिलेशन। मतलब कि एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। एक का प्राइस घटा दूसरे का डिमांड बढ़ जाएगा, एक का प्राइस बढ़ा दूसरे का डिमांड घट जाएगा। ये तो कौन सा था, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स था। अभी क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब क्या होता है कि तू नहीं है तो तेरी जगह पे दूसरा भी चलेगा। इसमें कौन सा एग्जांपल लिया था हमने, कोक एंड पेप्सी। इसमें क्या होता है, अगर कोक का प्राइस बढ़ गया तो पेप्सी का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या तो फिर क्या होगा, कोक का प्राइस घट गया तो पेप्सी का डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कोक का प्राइस घटने से पेप्सी का डिमांड क्यों घटेगा, अगर कोक का प्राइस घट गया और पेप्सी का प्राइस सेम रहा, समझ लो दोनों का प्राइस 50-50 था, अभी कोक का घट गया पर पेप्सी का क्या रहा, सेम रहा, तो क्या हो जाएगा, पेप्सी कोक के सामने महंगा हो जाएगा। तो जो पेप्सी के कस्टमर थे वो भी किसके साथ मिल जाएंगे, कोक के साथ मिल जाएंगे। तो इसमें कौन सा आता है, इक्वल टू डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इक्वल टू डायरेक्ट रिलेशनशिप। ये जो हमने आगे पढ़ा था ना डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, तब भी मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स था ना, पूरा ऐसा ही ग्राफ बना के आपने लिखा था। पर ये तो क्या अभी दूसरी बार आ गया तो क्या मैंने दूसरी बार बता दिया ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए और आपको कंफ्यूजन आगे ना हो, है ना। तो देखो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी इज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड, कि डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। अब वो रिलेटेड गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स भी हो सकता है ना। आपको एग्जाम में जो दिया हुआ है, रिलेटेड गुड्स दिया हो तो उसको ले लोगे, सब्स्टिट्यूट दिया हुआ है तो उसको ले लोगे, है ना। दूसरा कोई गुड्स नहीं लोगे, क्या कॉम्प्लीमेंट्री लोगे या सब्स्टिट्यूट लोगे, है ना। तो अगर आपको दिया होगा कि भैया क्रॉस इलास्टिसिटी फाइंड करो ना, क्या बोला होगा कि भैया टी के प्राइस में इतने से इतना चेंज आया और कॉफी के डिमांड में इतना से इतना चेंज आया ना। तो देखो कॉफी क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, तो आप क्या लिख दोगे, क्या परसेंटेज चेंज इन डिमांड, है ना। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ कितना, किसका, टी का, कि भैया टी का डिमांड 10 से कितना हो गया, 20 हो गया। परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, मतलब इसमें प्राइस में चेंज लोगे वो टी का नहीं लोगे, वो किसका लोगे, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, मतलब किसका लोगे, कॉफी का लोगे, है ना। कि भैया टी के डिमांड में कितना चेंज आया, किस वजह से, कॉफी के प्राइस की चेंज की वजह से, है ना। अगर टी के प्राइस के चेंज की वजह से टी का डिमांड पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, प्राइस इलास्टिसिटी हो जाएगा। पर हमें तो क्या पढ़ना है, क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, है ना। तो टी का टी थोड़ा रिलेटेड हुआ, वो तो क्या हुआ, सेम हुआ, तो वो अगर टी का डिमांड और टी का प्राइस ले रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, प्राइस इलास्टिसिटी हो जाएगा। पर अभी हमें तो क्या पढ़ना है, क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ना है। मतलब क्या, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ टी एंड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, दैट इज कॉफी, है ना। समझ में आ गया ना। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी वो होता है कि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। अब वो रिलेटेड गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है और सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है। अब ये बताओ सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या रिलेशन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या रिलेशन होता है। ये देखो ग्राफ से बताया हुआ तो क्या सिंपल है। देखो क्या लिखा हुआ है, पेप्सी का, कॉफी का प्राइस क्या था पहले, ये था, है ना। कॉफी का ये प्राइस था तो डिमांड क्या था, टी का ये था, ठीक है। समझ लो कॉफी का प्राइस कितना था, 10 रुपए था, तो टी का डिमांड कितना था, 20 यूनिट्स था, ठीक है। अभी क्या हो गया, कॉफी का डिमांड 10 रुपए से कितना हो गया, 20 रुपए हो गया। कॉफी का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। कॉफी का प्राइस बढ़ जाएगा तो वो टी के मुकाबले में महंगा हो जाएगा। जब वो टी के मुकाबले में महंगा हो जाएगा तो जो कुछ लोग कॉफी खरीदते थे, 10 रुपए का कॉफी था तो कुछ लोग कॉफी खरीदते थे, पर अभी क्या हो गया, कॉफी 20 रुपए का हो गया, तो अभी कॉफी वाले किस में शिफ्ट हो जाएंगे, टी में शिफ्ट हो जाएंगे। तो कॉफी का प्राइस बढ़ गया, देखो दिख रहा है ना आपको, कॉफी का प्राइस कितना हो गया, पी से कितना हो गया, P1 हो गया। 10 रुपए से कॉफी का प्राइस कितना हो गया, 20 रुपए हो गया। तो टी का डिमांड पहले कितना था, जब कॉफी का प्राइस 10 रुपए था तो 20 यूनिट था। अभी टी का डिमांड क्या हो जाएगा, 20 से
40 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉफी का प्राइस बढ़ गया। जब कॉफी का प्राइस बढ़ जाता है तो कॉफी वाले किस में शिफ्ट हो जाएंगे? टी में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये था क्रॉस इलास्टिसिटी। ये कौन सा वाला था? सब्स्टिट्यूट वाला था ना। ये क्या था? सब्स्टिट्यूट, है ना। क्या हो गया? कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ? टी का डिमांड क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो इसमें डिमांड कर्व कैसा है? इज इक्वल टू अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। देखो ये अपवर्ड है ना, ऊपर जा रहा है ना, देखो यहाँ से ऐसे जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है ना। क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या होता है? देखो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है कि एक गुड्स के रिलेटेड गुड्स में प्राइस की चेंज होने की वजह से मेन गुड्स के डिमांड में क्या चेंज आ रहा है। उसमें क्या, सबसे पहला देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स का ग्राफ बना के दिखाया हुआ है। क्या दिखाया हुआ है? कॉफी है, उसका प्राइस 10 रुपए था, 10 रुपए से कॉफी का प्राइस कितना हो गया? 20 रुपए हो गया। मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या हो गया? एक गुड्स का प्राइस बढ़ गया ना। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो दूसरे सब्स्टिट्यूट का डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो टी का डिमांड कितना था? 20 यूनिट था, उसकी जगह पे टी का डिमांड कितना हो गया? 20 से 40 हो गया। ठीक है, ये तो क्या था? सब्स्टिट्यूट गुड्स वाला एग्जांपल था। अभी दूसरा कौन सा दिया हुआ है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल दिया हुआ है। देखो किसका एग्जांपल दिया हुआ है? प्राइस ऑफ दी पेन। समझ लो प्राइस पेन का कितना था? पहले 10 रुपए था, अभी 10 रुपए से पेन का प्राइस कितना हो गया? 5 रुपए हो गया। जब जाहिर सी बात है पेन का प्राइस क्या हो गया? कम हो गया। जब पेन का प्राइस कम हो गया तो लोग क्या, इंक, जाहिर सी बात है पेन का प्राइस कम हो गया तो पेन का डिमांड बढ़ जाएगा। पेन का डिमांड बढ़ेगा तो इंक का डिमांड क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, है ना। तो 10 रुपए पेन का प्राइस था तो इंक का डिमांड कितना था? 20 यूनिट का था, है ना। पर अभी पेन का प्राइस क्या हो गया? 10 रुपए से 5 रुपए हो गया, मतलब पेन का डिमांड बढ़ जाएगा। पेन का डिमांड बढ़ेगा तो इंक का डिमांड भी कितना हो जाएगा? 20 से कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है? एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो दूसरे का डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। देखो क्या हो रहा है? प्राइस ऑफ पेन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो डिमांड ऑफ इंक क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? इक्वल टू इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप है तो कौन सा होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, है ना। देखो जो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था तो उसमें भी कौन सा था? डाउनवर्ड स्लोपिंग था ना, कि प्राइस घट जाता तो डिमांड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो उसमें भी कौन सा था? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व था। तो ये कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वाला केस है, तो इसमें भी क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होगा। देखो एक बार जल्दी से क्या करते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी को रिवाइज करते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। कि रिलेटेड गुड्स के प्राइस के चेंज होने की वजह से जो मेन कमोडिटी के डिमांड पे असर आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? क्रॉस इलास्टिसिटी बोलेंगे। अब रिलेटेड गुड्स कितने तरह के हो सकते हैं? 2 तरह के हो सकते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? रिलेटेड गुड्स क्या हो सकता है? एक तो क्या हो सकता है? कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या? जिएंगे साथ मरेंगे साथ, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जैसे कौन सा हो गया? पेन इंक हो गया, बाइक पेट्रोल हो गया ना। इसमें क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का डिमांड बढ़ जाएगा, एक कमोडिटी का प्राइस घटेगा तो दूसरे का डिमांड बढ़ जाएगा, एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का डिमांड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एग्जांपल क्या? पेन एंड इंक का ले लिया हमने, है ना, वो ग्राफ भी देख लिया उसके साथ। दूसरा क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब क्या है? तू नहीं है तो तेरी जगह पे ये भी चलेगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। क्यों डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है? अगर कोक का प्राइस बढ़ गया, है ना, पेप्सी का प्राइस क्या रहा? सेम रहा, तो कोक क्या हो जाएगा? पेप्सी के मुकाबले में महंगा हो जाएगा। अगर कोक पेप्सी के मुकाबले में महंगा हो गया तो कोक वाले कस्टमर क्या हो जाएंगे? पेप्सी खरीदना शुरू कर देंगे, है ना। तो प्राइस तो कोक का बढ़ा पर डिमांड किसका बढ़ जाएगा? पेप्सी का बढ़ जाएगा, है ना। तो देखो दोनों का हमने ग्राफ भी बना के देख लिया है। तो देखो इसमें भी क्या, इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, है ना। देखो ये ना ईसी मतलब क्या? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वाला केस, है ना। इसमें क्या? चेंज इन डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू, एक ही मिनट, इंटू पी अपॉन क्यू, है ना। इसको क्या ऐसे फॉर्मूला याद रख लेना, उसको भी क्या ब्रेक डाउन करके ऐसा फॉर्मूला निकाला है क्या? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, है ना। डेल्टा क्यू मतलब क्या है? चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स। डेल्टा पी मतलब क्या? चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि एक गुड्स में डिमांड, एक गुड्स का डिमांड चेंज होगा पर प्राइस क्या होगा? दूसरे गुड्स का चेंज होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे? चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ वाई इंटू पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू मतलब क्या? प्राइस ऑफ वाई, और क्यू अपॉन क्या? ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ एक्स। देखो समझ में आ रहा है? इसमें हम क्या करेंगे? स्टडी करते हैं। देखो क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या, क्रॉस इलास्टिसिटी में हम क्या स्टडी करते हैं कि भैया एक गुड्स के प्राइस के चेंज होने की वजह से दूसरे गुड्स के डिमांड में क्या चेंज आएगा। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? देखो डेल्टा क्यू एक्स डिवाइड बाई डेल्टा पी वाई इंटू प्राइस ऑफ वाई डिवाइड बाई क्वांटिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाई क्वांटिटी ऑफ एक्स, है ना। कि मतलब क्या?
एक्स के क्वांटिटी में क्या चेंज आया, डेल्टा क्यू मतलब क्या, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, कि एक गुड्स का डिमांड में क्या चेंज आया दूसरे गुड्स में प्राइस के चेंज होने की वजह से। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे कि भैया पहले वाई का प्राइस क्या था और क्या डिवाइड बाय पहले एक्स का डिमांड क्या था। इसको एग्जांपल लेना, जैसे क्या टी कॉफी का एग्जांपल ले रहे हो तो आप क्या स्टडी करोगे कि भैया चेंज इन डिमांड ऑफ टी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ कॉफी इनटू ओरिजिनल प्राइस ऑफ कॉफी डिवाइड बाय ओरिजिनल डिमांड ऑफ टी। समझ में आ रहा है क्या रहा है, डेल्टा क्यू एक्स डिवाइड बाय डेल्टा पी वाई इंटू पी वाई डिवाइड बाय क्यू एक्स। समझ रहे हो ना, ये क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी है। इसीलिए अगर नॉर्मल प्राइस इलास्टिसिटी होता तो फॉर्मूला अलग था, है ना। अभी ये क्रॉस इलास्टिसिटी के फॉर्मूले को ना थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। आप क्या ले लोगे, डेल्टा क्यू एक्स ले लोगे डिवाइड बाय डेल्टा पी एक्स ही लोगे, है ना, और पी वाई अपॉन क्यू वाई लोगे, है ना। पर क्या ये अलग अलग लेना है, क्या लेना है, डेल्टा क्यू एक्स डिवाइड बाय डेल्टा पी वाई इंटू पी वाई डिवाइड बाई क्यू एक्स, है ना। देखो एक आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ, वो आप सॉल्व करोगे तो बहुत ही सारा क्या है, आसान है। देखो क्या लिखा हुआ है, प्राइस ऑफ ए टी इज ₹30, है ना। अगर प्राइस 30 रुपए था टी का, है ना, तो देखो यहाँ पे लिख लेते हैं टी का प्राइस कितना था, ₹30, ठीक है। अभी क्या लिखा हुआ, उस प्राइस पे क्या था, टी का डिमांड, टी का डिमांड, है ना। टी का डिमांड कितना था, 5 kg। ये तो क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ठीक है। अभी क्या बोला, प्राइस ऑफ अ कॉफी इंक्रीज फ्रॉम 25 टू 35, मतलब क्या, प्राइस ऑफ कॉफी कितना था पहले, 25 था, 25 से क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ के कितना हो गया, इक्वल टू 35। जब कॉफी का प्राइस बढ़ा 25 से 35 तो क्या हो गया, कॉफी महंगा हो गया टी के मुकाबले में। जब जाहिर सी बात है कॉफी टी के मुकाबले में महंगा हो गया तो टी का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो टी का डिमांड पहले कितना था, 5 kg था, अब उससे 5 kg से कितना हो गया, 8 kg हो गया, है ना। तो मतलब टी का डिमांड कितना चेंज हो गया, चेंज इन डिमांड ऑफ द टी कितना हो गया, 3 kg टी का डिमांड चेंज हो गया। कॉफी का प्राइस कितना चेंज हुआ, 10 रुपीज, है ना। तो अभी फॉर्मूला पुट कर दो, क्या, चेंज इन डिमांड ऑफ द टी। तो टी का डिमांड कितना चेंज हुआ, पहले कितना था, 5 था, अभी कितना हो गया, 8 हो गया, मतलब कितना हो गया, 3 kg से डिमांड चेंज हो गया टी का, डिवाइड बाई क्या लिखा है, चेंज इन प्राइस ऑफ द कॉफी। कॉफी का प्राइस कितना चेंज हुआ, पहले 25 था, 35 हो गया, है ना। तो 25 माइनस 35 मतलब कितना हो गया, -10। तो टी का डिमांड कितना हुआ, कॉफी का प्राइस कितना चेंज हुआ, 10 रुपीज हुआ, इनटू क्या लिखा हुआ है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कॉफी। ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कॉफी कितना था, 25 डिवाइड बाई ओरिजिनल डिमांड ऑफ द टी। ओरिजिनल डिमांड टी का कितना था, 5, है ना। तो 25/5 मतलब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। 3/10 मतलब कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, इलास्टिसिटी क्या होगा, E = 0.3 × 5 मतलब कितना हो जाएगा, 1.5। देखो यहाँ पे आंसर भी निकाला हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1.5 निकाला हुआ है। तो देखो समझ गया ना आप, है ना। एक बार घर पे जाके फिर से इसको रिवाइज करना और थोड़ा बहुत टेक्स्ट पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्रॉस इलास्टिसिटी समझ में आ गया ना, क्या होता है, क्या होता है क्रॉस इलास्टिसिटी, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। उसका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन क्यू ऑफ द एक्स, मतलब कि एक्स की क्वांटिटी में कितना चेंज आया, डिवाइड बाई वाई के प्राइस में कितना चेंज आया, इनटू ओरिजिनल प्राइस ऑफ वाई डिवाइड बाई ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ एक्स, है ना। ये इसमें कंफ्यूज मत होना, थोड़ा बहुत 1-2 बार रिवाइज करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये तो क्या था, हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी था। इसके साथ हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अभी जैसे क्रॉस इलास्टिसिटी था वैसे ही क्या है, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी है। एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी क्या होगा, देखो प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है कि डिमांड में कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है, डिमांड में कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन इनकम। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है, डिमांड में कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। तो वैसे ही एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी क्या होगा, डिमांड में कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी बोलेंगे। देखो ना अभी सब इलास्टिसिटी खत्म हो गया, अभी मैं आपको क्या करता हूँ, एक शॉर्टकट बता देता हूँ। जो भी परसेंटेज मेथड से इलास्टिसिटी ढूंढोगे ना किसी का भी, तो हमेशा न्यूमरेटर में क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ही आएगा। न्यूमरेटर में क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ही आएगा। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, अगर प्राइस इलास्टिसिटी ढूंढना है तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर में प्राइस आएगा। इनकम इलास्टिसिटी ढूंढना है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इनकम आएगा। क्रॉस इलास्टिसिटी ढूंढना है तो क्या आ जाएगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आ जाएगा। एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ढूंढना है तो क्या आ जाएगा, डिवीजन में एडवर्टीजमेंट
एक्सपेंडिचर, है ना। तो देखो क्रॉस इलास्टिसिटी, ये सॉरी एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी क्या होता है? एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी इज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। हम अभी यहाँ पे एडवर्टीजमेंट की बात करने वाले तो कौन सा लेंगे? खाली एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर लेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपन परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, है ना। वो समझ, देखो नॉर्मल सिंपल है, तो इसमें देखो अलग अलग डिग्रीज दिया हुआ ना। देखो अब क्या होगा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से इलास्टिसिटी क्या आ रहा है? अगर जीरो आ रहा है ना, मतलब क्या है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हो पर डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है ना। देखो अगर एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी क्या है? जीरो है, तो इसका मतलब क्या होगा? डिमांड डज नॉट रिस्पॉन्ड टू इंक्रीज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। इलास्टिसिटी जीरो है, मतलब क्या? डिमांड में चेंज नहीं आ रहा है ना। तो मतलब क्या, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर तुम कर रहे हो पर उससे डिमांड कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? EA, मतलब एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा। दूसरा क्या है? EA इज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन 1। ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन 1 कब होगा? चेंज इन डिमांड इज लेस प्रोपोर्शनेट टू चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब डिमांड में चेंज तो आ रहा है पर जितना आप एडवर्टीजमेंट में खर्चा कर रहे हो ना उतना डिमांड में चेंज नहीं आ रहा है। समझ लो आपने एडवर्टीजमेंट में खर्चा कितना बढ़ा दिया? 10% आपने एडवर्टीजमेंट में खर्चा बढ़ा दिया, पर डिमांड बढ़ा, पर डिमांड कितना बढ़ा? खाली 5% से बढ़ा, है ना। तो क्या हो जाएगा? 5 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.5। मतलब क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन 1, है ना। ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन 1 समझ गया ना क्या होता है? ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन 1 क्या होगा? जितना आप खर्चा कर रहे हो ना उतना डिमांड नहीं बढ़ रहा ना। तो ग्रेटर देन जीरो लेस देन 1 कब होगा? जब क्या करता है? डिमांड लेस प्रोपोर्शनेटली चेंज होता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के साथ। अभी तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? EA इज इक्वल टू 1। मतलब आप जितना एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हो सामने डिमांड भी उतना बढ़ रहा है। समझ लो आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 10% से बढ़ा दिया, है ना, तो डिमांड भी कितना हो जाएगा? 10% से बढ़ जाएगा, है ना। तो इसको क्या बोल जाता है? EA इक्वल टू 1, है ना। मतलब क्या हो जाएगा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 10% डिवाइड बाय चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 10%, तो 10/10 इज इक्वल टू 1, है ना। तो ये क्या हो गया? यूनिटरी इलास्टिक हो गया। अब क्या? EA इज ग्रेटर देन 1। EA इज ग्रेटर देन 1 मतलब क्या? आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर तो थोड़ा सा बढ़ाया पर डिमांड क्या हो गया? बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। एग्जांपल क्या? आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर खाली 10% से बढ़ाया पर डिमांड कितने से बढ़ गया? डिमांड 50% से बढ़ गया, है ना। तो फॉर्मूला क्या है? 50 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? EA मतलब क्या? एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। समझ में आ गया? देखो 5 है। EA इज इक्वल टू 0 मतलब क्या? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा हो पर डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। दूसरा क्या है? EA इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 0 मतलब जितना खर्चा कर रहे हो उतना डिमांड नहीं बढ़ रहा है। तीसरा क्या है? EA इज इक्वल टू 1 मतलब क्या? जितना खर्चा कर रहे हो डिमांड भी क्या हो रहा है? उतना ही बढ़ रहा है। अगर आप 10% खर्चा करो तो डिमांड 10% बढ़ रहा है, 20% खर्चा करो तो डिमांड भी क्या हो रहा है? 20% से बढ़ रहा है। चौथा क्या है? EA इज ग्रेटर देन 1 मतलब आप जितना एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर में खर्चा करोगे उससे ज्यादा डिमांड बढ़ रहा है ना। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर में आपने 10% खर्चा किया तो डिमांड 20% से बढ़ गया। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर में आपने 20% खर्चा किया तो डिमांड 30% से बढ़ गया ना। तो डिमांड 30% से बढ़ गया तो डिमांड हमेशा कहां लेते हैं? हम न्यूमरेटर में लेते हैं। तो 30 डिवाइड बाय एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कितना किया? 20। तो 30 डिवाइड बाय 20 कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? EA इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे तो उम्मीद करता हूं कि एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी भी क्या हो गया? आपका खत्म हो गया। अब एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी खत्म हो गया, इसी के साथ हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला पोर्शन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। देखो ये डिमांड है ना, उसमें सबसे पहला तो कौन सा पॉइंट था? ये लॉ ऑफ डिमांड, डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड वगैरह वगैरह। दूसरा इसका पार्ट कौन सा है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला पार्ट था कि भैया इसमें क्या पढ़ा हमने? प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ा। प्राइस इलास्टिसिटी को अलग अलग मेथड से कैलकुलेट करना सीखा, परसेंटेज मेथड से सीखा, पॉइंट मेथड से सीखा, आर्क मेथड से सीखा, टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से सीखा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? इनकम इलास्टिसिटी पढ़ा ना, कि मतलब इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ा, मतलब क्या? रिलेटेड गुड्स में प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। उसके बाद हमने अभी लास्ट में क्या पढ़ा? उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। ये यहाँ पर ना आपका टेक्निकल पार्ट पूरा समाप्त हो जाता है। अभी क्या आज नया टॉपिक शुरू करेंगे। नया टॉपिक का नाम क्या है? डिमांड फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग है ना, डिमांड फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब क्या होता है? फोरकास्टिंग आपने बहुत बार सुना होगा। फोरकास्टिंग मतलब क्या होता है? अंदाजा लगाना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है ना। जाहिर सी बात हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है क्या कि हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की क्या करते हैं? कोशिश करते रहते हैं। इसीलिए क्या दिखाते हैं? ज्योतिषी को कुंडली दिखाता है ना कि बता दो देखिए भैया हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। इसीलिए हम क्या करते हैं? वेदर फोरकास्ट करते हैं ना कि भैया कल बारिश होने वाली है, बाढ़ आने वाली है, क्या होने वाला है। क्यों? अगर हम क्यों करते हैं फोरकास्टिंग? फोरकास्टिंग इसीलिए करते हैं क्योंकि अगर हम फोरकास्ट करेंगे तो हम फ्यूचर डिसीजंस अच्छे से ले पाएंगे। उसका बेस्ट एग्जांपल अभी हाल ही का एग्जांपल क्या है? देखो अभी क्या आने वाला था? अभी सब बोल रहे थे ना कि क्या आने वाला है? निसर्ग आने वाला है ना।
वो निसर्ग क्या है, एक साइक्लोन आने वाला है ना। अभी क्या तुम साइक्लोन को रोक सकते हो? भैया बोला साइक्लोन को रोक तो नहीं सकते, पर क्या कर सकते हैं आप बेटर प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, है ना। अगर मैं पता है कि भैया साइक्लोन आने वाला है तो हम क्या करेंगे, जो समुद्री इलाके हैं जहां से साइक्लोन आने वाला है वहां के लोगों को क्या कर देंगे, दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देंगे। क्यों शिफ्ट कर देंगे? ताकि उनकी जान वगैरह बच जाए, है ना। तो फोरकास्टिंग के पीछे मकसद क्या होता है? फोरकास्टिंग के पीछे एम यही होता है कि अगर आप फोरकास्ट करोगे तो आप क्या कर पाओगे, आप बेटर डिसीजंस ले पाओगे, है ना। अगर हमने क्या, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, फोरकास्ट किया क्या कि यहाँ पे बाढ़ आ सकती है, यहाँ पे साइक्लोन आने वाला है, तो क्या कर दिया, सबको अलर्ट कर दिया, देखो साइक्लोन आने वाला है, इसलिए आप यहाँ से हट के दूसरे एरिया में चले जाओ, ठीक है ना। तो फोरकास्टिंग क्यों करते हैं? क्यों? ताकि आप बिजनेस डिसीजंस अच्छे, कुछ भी डिसीजंस अच्छे से ले पाओ, इसीलिए क्या करते हैं आप, फोरकास्टिंग करते हैं। देखो समझ में आ गया ना, फोरकास्टिंग क्यों करते हैं? फोरकास्टिंग इसलिए किया जाता है ताकि आप कोई भी डिसीजंस अच्छे से ले पाओ। क्या होता है, हम कौन कौन सा फोरकास्टिंग करते हैं, हम अपने फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का भी कोशिश करते हैं, क्या फ्यूचर में हमारे साथ क्या होगा, क्या करना है वगैरह वगैरह। वैसे क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, वेदर फोरकास्ट करती है। क्यों? ताकि वो अच्छे से डिसीजंस ले पाए, रेस्क्यू करना है तो अच्छे से रेस्क्यू वगैरह कर पाए। वैसे ही क्या करते हैं, हम डिमांड फोरकास्ट करते हैं। डिमांड फोरकास्ट क्यों करते हैं? क्योंकि देखो समझ लो, मुझे लग रहा है कि ठंडी में कितना 500 स्वेटर बनाना है ना। तो क्या होगा, अभी ठंडी में ऑर्डर आया तो मैं क्या ऑर्डर पे स्वेटर नहीं बनाने जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, अगर मुझे पता है कि भैया दिसंबर में 500 स्वेटर की रिक्वायरमेंट है तो मैं भी क्या कर दूंगा, अगस्त या सितंबर में क्या स्वेटर का ऑर्डर किसी के साथ प्लेस कर दूंगा। क्या? क्यों? ताकि मुझे पता है कि दिसंबर में जब डिमांड होगी तो उससे पहले मेरे पास उतना स्वेटर आ जाए। तो डिमांड फोरकास्टिंग क्यों किया जाता है? क्यों? ताकि आप पहले से अंदाजा लगा पाओ कि भैया कितना डिमांड होने वाला है। क्यों? ताकि आप उसका नीड अच्छे से सेटिस्फाई कर पाओ, है ना। अभी देखो एक बार बुक का पढ़ लेते हैं, बुक में क्या लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, फोरकास्टिंग इन जनरल रिफर्स टू नोइंग और मेजरिंग द स्टेटस और नेचर ऑफ एन इवेंट और वेरिएबल बिफोर इट अकर्स। क्या लिखा? फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू नोइंग और मेजरिंग, क्या, या तो जानना या तो फिर क्या करना, मेजर करना। किसको मेजर करना? द स्टेटस और नेचर ऑफ एन इवेंट और वेरिएबल बिफोर इट अकर्स। किसी भी इवेंट को जानना या मेजर करना। कब मेजर करना? उसके होने से पहले, है ना। हमने 2 दिन पहले पता लगा लिया था क्या, कि निसर्ग नाम का कोई भी साइक्लोन आने वाला है। आने के बाद तो पता चल ही जाएगा ना, तब तो कोई मतलब ही नहीं है, तब तो क्या करेंगे, है ना। क्या करना है, आने से पहले पता लगाना है, उसको क्या बोला जाता है, फोरकास्टिंग बोला जाता है। अब क्या लिखा हुआ है, फोरकास्टिंग ऑफ अ डिमांड इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रेडिक्टिंग द प्रोबेबल डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट or a service at some future date on the basis of certain past behavior patterns और some related events and the prevailing trend in the present। इसमें क्या लिखा है कि डिमांड फोरकास्टिंग मतलब क्या होता है कि हम फ्यूचर डिमांड को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। किस बेसिस पे प्रेडिक्ट करेंगे? पास्ट बिहेवियर के बेसिस पे प्रेडिक्ट करेंगे, है ना, या तो फिर कोई ऐसी इवेंट है उसके बेसिस पे प्रेडिक्ट करेंगे, या तो फिर क्या अभी कोई ट्रेंड चल रहा है उसके बेसिस पे प्रेडिक्ट करेंगे। देखो 3 एग्जांपल है, देखो 3 एग्जांपल क्या अभी तक हमने देखा है। क्या देखा है कि भैया देखो ठंड के महीने में क्या होता है कि स्वेटर की डिमांड बढ़ती है। तो मतलब क्या, अभी तक जितने सालों से धंधा कर रहे हैं ना, उतने सालों से हमें पता है कि भैया 10 साल से धंधा कर रहे हैं, 10 साल से पता है हमें क्या कि नवंबर और दिसंबर के महीने में स्वेटर की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो क्या पास्ट बिहेवियर के बेसिस पे क्या कर रहे हो, आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में क्या होगा, जब दिसंबर का महीना आएगा तो स्वेटर का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा तो क्या होता है कि या तो फिर आप उसके कोई रिलेटेड इवेंट्स के बेसिस पे डिस्कस करते हो। समझ एग्जांपल क्या है कि समझ लो ये सिलवास में कोई क्या स्टेडियम बनने वाला है ना, कभी क्या स्टेडियम बनने वाला, आपको पता है स्टेडियम बनेगा तो क्या होगा, यहाँ पे मैच होगा ना, तो यहाँ पे मैच होगा सिलवासा में, तो वो जो अलग अलग क्या होता है, अलग अलग क्या होता है, फ्रेंचाइज के जो जर्सी होते हैं, जैसे क्या कोलकाता नाइट राइडर का जर्सी हो गया, चेन्नई सुपर किंग का जर्सी हो गया ना, आपको क्या पता है कि ये इवेंट होने वाला है, यहाँ पे इस तारीख को मैच है। जब जाहिर सी बात यहाँ पे इस तारीख को मैच है तो पब्लिक बाहर से देखने आएगी, तो पब्लिक बाहर से देखने आएगी तो क्या होगी, वो फैंस होंगे, वो उनके फेवरेट टीम्स के क्या करेंगे, टी शर्ट्स वगैरह परचेस करेंगे। तो आप क्या कर रहे हो, कोई भी एक रिलेटेड इवेंट को देख रहे हो और उसी को देख के क्या कर रहे हो, आप प्रेडिक्ट करो कि फ्यूचर में इसका डिमांड क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। या तो फिर तीसरा क्या, करंट ट्रेंड, करंट कुछ ऐसा चीज चल रहा है उससे आप प्रेडिक्ट कर रहे हो क्या इसका डिमांड बढ़ने वाला है। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, अभी बहुत अभी इंडिया में क्या हो रहा है, लगातार कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहा है ना, तो भी आप देख के प्रेडिक्ट करो क्या कि भैया देखो कोरोना इतना तेजी से बढ़ रहा है। जब जाहिर सी बात है कोरोना इतना तेजी से बढ़ रहा है तो क्या होगा, सैनिटाइजर और मास्क का डिमांड भी क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। तो इसी को क्या बोला जाता है, डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग मतलब क्या होता है, आप फ्यूचर डिमांड का अंदाजा लगाते हो। किस बेसिस पर अंदाजा लगाते हो, है ना, 3 बेसिस पे। या तो क्या कोई पास्ट इवेंट के बेसिस पे कि देखो भैया हर साल ठंडी में स्वेटर का डिमांड बढ़ता था तो इस साल भी बढ़ना चाहिए। या तो फिर क्या कोई रिलेटेड इवेंट, को भैया कोई इवेंट होने वाला, आईपीएल का मैच होने वाला है
तो फैंस क्या करेंगे, अलग अलग टीम के जर्सी का डिमांड करेंगे। ये तो फिर तीसरा क्या हो गया, अभी कोई करंट ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि अभी कोरोना वायरस का चल रहा है, तो क्या मास्क का डिमांड और सैनिटाइजर का डिमांड बढ़ने वाला है। तो इन सब चीज़ों को देख के आप बता रहे हो क्या कि डिमांड पे क्या असर होने वाला है, तो इसी को क्या बोला जाता है, डिमांड फोरकास्टिंग बोला जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। फोरकास्टिंग मतलब क्या होता है, फ्यूचर की कोई भी इवेंट को प्रिडिक्ट करना। डिमांड फोरकास्टिंग मतलब क्या होता है, फ्यूचर डिमांड को प्रिडिक्ट करना, उसको क्या बोलेंगे, डिमांड फोरकास्टिंग बोलेंगे। अब जाहिर सी बात है यूजफुलनेस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग है ना, अभी डिमांड फोरकास्टिंग करके क्या फायदा है ना, अब जाहिर सी बात है बिल्कुल कॉमन सेंस है ना, डिमांड फोरकास्टिंग करके क्या फायदा, अगर आप डिमांड फ्यूचर का प्रेडिक्ट कर लोगे तो अब अभी से क्या रहोगे, प्रिपेयर रहोगे है ना। मुझे स्वेटर का डिमांड पता है कि दिसंबर में आने वाला है, तो मैं क्या अभी से स्वेटर बनाना शुरू कर दूंगा, ताकि जब दिसंबर आए तब तक मेरे पास सफिशिएंट स्टॉक हो जो मैं सप्लाई कर पाऊँ है ना। परचेज करना है तो परचेज करके रख लूंगा, प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन करके रख लूंगा। जाहिर सी बात है डिमांड क्या बोलते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग का मेन यूजफुलनेस क्या है, मेन उसका मेरिट क्या है, मेरिट यह है कि क्या आप अच्छे से प्रिपेयर रहोगे ना। एक बार पूरा थ्योरी एक बार पढ़ लोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या लिखा हुआ है, स्कोप ऑफ फोरकास्टिंग है ना, मतलब आप कितने लेवल पे आप फोरकास्ट कर सकते हो, मतलब उसका स्कोप क्या है ना, फोरकास्टिंग कहाँ तक फैला हुआ है, उसको क्या बोला जाता है, स्कोप ऑफ फोरकास्टिंग बोला है। देखो स्कोप ऑफ फोरकास्टिंग क्या होता है, डिमांड फोरकास्टिंग कैन बी एट इंटरनेशनल लेवल डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द गिवन इकोनॉमिक सिचुएशन है ना। बोला है कि आपका कंपनी जितना बड़ा है उतना ही, देखो फोरकास्टिंग का स्कोप कहाँ है, स्कोप क्या है, मतलब क्या कितने हद तक फोरकास्टिंग फैला हुआ है, वो किस पर डिपेंड करता है, आपका कंपनी कितना बड़ा है ना। अगर आपका कंपनी नेशनल लेवल पे ऑपरेट करता है और इंटरनेशनल लेवल पे भी ऑपरेट करता है तो आप क्या उस लेवल से फोरकास्ट करोगे। अगर मेरा खाली दुकान क्या है, सिलवासा में दुकान है, तो मैं क्या करूंगा, भैया सिलवासा में डिमांड क्या होगा। अगर मैं पूरे कंट्री में सप्लाई करता हूँ तो मैं पूरे कंट्री का डिमांड फोरकास्ट करूंगा। अगर मैं पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करता हूँ, जैसे क्या नाइकी है ना, बड़े बड़े कंपनी है, सैमसंग है, एप्पल है, तो वो लोग क्या इंटरनेशनल लेवल पे फोरकास्ट करता है ना। तो फोरकास्टिंग का स्कोप किस पे डिपेंड करता है, आपका लेवल ऑफ ऑपरेशन कितना है, आप कौन से लेवल पे ऑपरेट करो। आप छोटे लेवल पे ऑपरेट करो तो आप छोटे लेवल पे फोरकास्ट करोगे, आप बहुत ही बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो तो आप क्या उस हिसाब से फोरकास्टिंग करोगे। दूसरा क्या होता है फोरकास्टिंग, एक तो सबसे पहले किस पे डिपेंड होता है, आपके लेवल ऑफ ऑपरेशन पे डिपेंड होता है। देखो सबसे पहला फोरकास्टिंग किस पे डिपेंड होता है, लेवल ऑफ ऑपरेशन है ना, कि मतलब आप कितने लेवल पे काम कर रहे हो है ना। आप अगर नेशनल लेवल पे काम कर रहे हो तो आप नेशनल लेवल की फोरकास्टिंग करोगे, आप इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हो तो आप इंटरनेशनल लेवल की फोरकास्टिंग करोगे। दूसरा फोरकास्टिंग किस पे होता है पता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे होता है। देखो यहाँ पे ना क्या लिखते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब आप क्या कोई भी काम करने से पहले ना आप देखते हो कि ये काम करने में मुझे खर्चा कितना आएगा और अगर मैं ये खर्चा करूंगा तो इससे मुझे बेनिफिट क्या होगा, सही है। अब देखो मैं क्या सिलवासा लेवल पर ऑपरेट करता हूँ ना, मुझे खाली काम किसका है भैया, सिलवासा लेवल के काम है ना। अब मैं इंटरनेशनल लेवल फोरकास्टिंग करूंगा तो मुझे क्या लाखों का खर्चा आ जाएगा ना, उतना तो मेरा इनकम भी नहीं है ना, तो मेरे लिए वो मतलब की बात नहीं है। तो मैं स्कोप किसके हिसाब से डिसाइड करूंगा कि देखो मैं जितना खर्चा कर रहा हूँ, अगर समझ लो मैं फोरकास्ट करने के लिए इतना खर्चा कर रहा हूँ तो क्या मैं इतना प्रोडक्शन करके इतना कमा पा रहा हूँ है ना, तो मैं फोरकास्ट करूंगा। पर अगर मेरा क्या रहा है, खर्चा ज्यादा आ रहा है पर इनकम क्या है उससे कुछ नहीं है, मुझे फोरकास्टिंग करने से खर्चा ज्यादा है पर क्या मैं फोरकास्टिंग करने का कोई फायदा नहीं उठा पा रहा हूँ, उससे कोई इनकम जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या मैं फोरकास्ट करूंगा, नहीं करूंगा। तो स्कोप ऑफ फोरकास्टिंग मतलब आप किस लेवल पे फोरकास्टिंग करोगे, कितना डिमांड एस्टिमेट करोगे, वो किस पे डिपेंड रहता है, दो चीज पे। एक तो क्या लेवल ऑफ ऑपरेशन, आपका जितना लेवल ऑफ ऑपरेशन होगा उस लेवल का क्या करोगे आप फोरकास्टिंग करोगे। अगर मैं नेशनल लेवल पर ऑपरेट कर रहा हूँ तो मैं नेशनल लेवल का फोरकास्ट करूंगा, इंटरनेशनल लेवल पर ऑपरेट कर रहा हूँ तो इंटरनेशनल लेवल का फोरकास्ट करूंगा। दूसरा मैं क्या देखूंगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि फोरकास्टिंग करने में मुझे कितना खर्चा जा रहा है और फोरकास्टिंग करने से मैं कितना फायदा उठा पा रहा हूं। समझ लो अगर मुझे सिलवासा का डिमांड फोरकास्ट करना है ना, तो मुझे उसमें खर्चा कितना आ रहा है, 1 लाख आ रहा है और वो 1 लाख एक्स्ट्रा खर्च करके मैं खाली सेल कितने का जनरेट कर पा रहा हूँ, 50,000 का। तो क्या मेरे लिए वो वायबल है कि मैं 1 लाख का खर्चा करूँ 50,000 का सेल लाने के लिए, नहीं तो वायबल नहीं है, तो मैं फोरकास्टिंग बिल्कुल भी नहीं करूंगा ना। तो फोरकास्टिंग किस पे डिपेंड होता है, सबसे पहला लेवल ऑफ ऑपरेशन पे कि आप कौन से लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो। दूसरा किस पे होता है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे डिपेंड होता है कि आप जितना खर्चा कर रहे हो कि उसके सामने आपको इतना बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो आप वो फोरकास्टिंग करोगे, पर आपको कॉस्ट के सामने उतना बेनिफिट नहीं है तो आप फोरकास्टिंग नहीं करोगे। तो समझ में आ गया ना, दो चीजों पे फोरकास्टिंग डिपेंड होता है। अभी क्या होता है टाइप ऑफ फोरकास्ट है ना, मतलब दो तरह का फोरकास्ट होता है। सबसे पहले क्या होता है मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग है ना। अभी मैक्रो तो क्या होता है आपने 11th में पढ़ा होगा ना, मैक्रो क्या होता है, मैक्रो मतलब क्या होता है बहुत ही ऊपर के लेवल से फोरकास्ट करो है ना, मतलब क्या पूरा इकोनॉमी का देख रहे हो, पूरे कंट्री का देख रहे हो, पूरे इंडस्ट्री का देख रहा हो है ना, वो तो क्या होता है मैक्रो लेवल फोरकास्ट। दूसरा क्या होता है माइक्रो लेवल फोरकास्टिंग है ना। देखो मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग क्या होता है, मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग एक बार है ना बुक का टेक्स्ट रीड करके देखते हैं।
देखो, मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग डील्स विद द जनरल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी एज मेजर्ड बाय द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, नेशनल इनकम एंड जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। है ना, आप क्या देख रहे हो कि भैया पूरे कंट्री में हालात क्या है ना, आप क्या सोचोगे अगर पूरे कंट्री में क्या नेशनल इनकम बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ रहा है, तो क्या सोचोगे भैया पूरे कंट्री का इकोनॉमी बढ़ रहा है तो क्या होगा, मेरा भी गुड्स ज्यादा सेल होने वाला है। तो वो क्या क्या मैक्रो लेवल फोरकास्ट हो गया। क्या अपने इंडस्ट्री को स्पेसिफिकली मैं नहीं देख रहा हूँ कि भैया मेरा दुकान कितना चलेगा, मैं क्या देख रहा हूँ पूरा देश कैसे चलेगा। अगर पूरा देश अच्छा चलने वाला तो जाहिर सी बात है पूरा देश अच्छा चलेगा तो मेरा दुकान भी क्या चलेगा, अच्छा चलेगा। तो उसको क्या बोला जाता है, मैक्रो लेवल फोरकास्ट बोला जाता है। उसमें क्या किया जाता है, देखो दूसरा क्या होता है, इंडस्ट्री लेवल फोरकास्टिंग इज कंसर्न विद द डिमांड ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्ट एज अ होल, फॉर एग्जांपल डिमांड ऑफ द सीमेंट इन इंडिया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मेरा सीमेंट का दुकान है ना तो मैं अपने दुकान का फोरकास्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ पूरे कंट्री में सीमेंट का डिमांड क्या रहेगा ना। पिछली बार क्या था, 1 करोड़ केजी का डिमांड था सीमेंट का, अभी मैं क्या फोरकास्ट कर रहा हूँ कि भैया इस साल पूरे कंट्री में डिमांड कितना रहेगा सीमेंट का ना, तो मैंने क्या देखा कि भैया 1.5 CR केजी का डिमांड होगा सीमेंट का। तो पिछली बार मैंने क्या 1000 किलो बेचा था, तो मैं क्या मान के चलूंगा कि भैया मुझे कितना करना है इस बार 1500 किलो मेरा बिकना चाहिए। क्यों, क्योंकि पूरे इंडस्ट्री का डिमांड कितना हो गया, 50% से बढ़ गया। तो उसको देख के मैं अपना भी अंदाजा लगा रहा हूँ कि मेरा भी कितना बढ़ जाएगा, 50% से बढ़ जाएगा। तो वो क्या होता है इंडस्ट्री लेवल फोरकास्टिंग, मतलब क्या आप अपने पूरे इंडस्ट्री का देख रहे हो कि भैया पूरे इंडस्ट्री का क्या होने वाला है, डिमांड कैसा होने वाला है, उसको क्या बोला जाता है इंडस्ट्री लेवल फोरकास्टिंग। दूसरा क्या होता है फर्म लेवल फोरकास्टिंग। फर्म लेवल फोरकास्टिंग मतलब क्या, मेरे दुकान का सेल क्या होने वाला है, वो क्या होता है फर्म लेवल फोरकास्टिंग होता है। देखो मैक्रो लेवल क्या होता है, मैक्रो मतलब क्या आप पूरा ब्रॉड लेवल पर अंदाजा लगा रहे हो कि पूरे कंट्री का नेशनल इनकम कैसे होने वाला है, पूरे कंट्री का इंडस्ट्रियल आउटपुट वगैरह कैसे होने वाला है, वो क्या होता है मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग होता है। उसमें दूसरा क्या है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि इंडस्ट्रियल लेवल फोरकास्टिंग। इंडस्ट्रियल लेवल मतलब क्या, पूरे कंट्री में जो सीमेंट है वो कितना कंजम्पशन होने वाला है, तो पूरे कंट्री के सीमेंट का मैं डिमांड का अंदाजा लगा रहा हूँ, फोरकास्टिंग कर रहा हूँ, तो उसको क्या बोला जाता है इंडस्ट्री लेवल फोरकास्टिंग बोला जाता है। दूसरा क्या फर्म लेवल फोरकास्टिंग। फर्म लेवल फोरकास्टिंग मतलब क्या, मेरी कंपनी का सीमेंट कितना बिकने वाला है, तो वो क्या हो जाएगा फर्म लेवल फोरकास्टिंग हो जाएगा। देखो इसमें एग्जांपल लिया हुआ क्या, जैसे डिमांड फॉर एसीसी सीमेंट। एसीसी क्या है, ये एसीसी सीमेंट क्या है, एक सीमेंट की कंपनी का नाम क्या है एसीसी सीमेंट, है ना। तो एसीसी सीमेंट का डिमांड कितना होगा, वो क्या हो जाएगा फर्म लेवल फोरकास्टिंग हो जाएगा। और पूरे कंट्री में जितने कंपनी है सबके सीमेंट का डिमांड कितना होगा, उसका क्या हो जाएगा इंडस्ट्री लेवल फोरकास्टिंग हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्या था मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल, है ना। अभी दूसरा क्या है, बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड भी आप फोरकास्टिंग कर सकते हो कि क्या टाइम पीरियड के बेसिस पे। अगर मैं देख रहा हूँ कि भैया क्या कल क्या होगा डिमांड, परसों क्या होगा, या 2-3 महीने में क्या होगा, मैक्सिमम 6 महीने क्या है ना, तो क्या होगा अगर 1 डे से लेके मैं आगे के 6 मंथ्स का डिमांड फोरकास्ट कर रहा हूँ तो उसको क्या बोला जाता है शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग, है ना। शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग मतलब क्या, एक छोटे समय का आप अंदाजा लगा रहे हो। लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग मतलब क्या, अगले 2 साल 5 साल 3 साल में डिमांड क्या होगा, तो उसको क्या बोला जाता है लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग, है ना। जाहिर सी बात है, देखो लॉन्ग टर्म नाम से पता चल रहा है क्या लंबे समय के लिए, शॉर्ट टर्म मतलब क्या छोटे समय के लिए। तो फोरकास्टिंग की क्या है 2 टाइप है ना, एक तो क्या होता है मैक्रो लेवल या माइक्रो लेवल। मैक्रो लेवल मतलब क्या पूरे इंडस्ट्री का स्टडी कर रहे हो, एग्जाम्पल सीमेंट में पूरे कंट्री में सीमेंट का क्या डिमांड होगा, तो वो क्या हो गया मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग हो गया। दूसरा क्या आप अपने फर्म लेवल का कर रहे हो मतलब माइक्रो लेवल का, कि भैया आपके कंपनी का सीमेंट कितना बिकेगा, तो वो क्या हो गया माइक्रो लेवल फोरकास्टिंग हो गया। फिर क्या दूसरा टाइम पीरियड के हिसाब से सॉर्ट कर दिया, शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग। शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग मतलब क्या, पिछले अगले 1 दिन में 2 दिन में 1 महीने में 2 महीने में या 6 महीने में क्या डिमांड रहेगा, तो वो क्या हो गया शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग। अब लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग, लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग मतलब क्या, आगे लंबे समय में डिमांड क्या रहेगा, तो उसको क्या बोला जाएगा लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग बोला जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि टाइप ऑफ फोरकास्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, माइक्रो, मैक्रो, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ठीक है। फिर दूसरा क्या डिमांड डिस्टिंक्शन, है ना, कि मतलब डिमांड क्या होता है अलग अलग तरह का डिमांड होता है, अलग अलग प्रोडक्ट का क्या होता है अलग अलग तरह से डिमांड होता है, उसको क्या बोला जाता है डिमांड डिस्टिंक्शन। मतलब हर प्रोडक्ट का क्या डिमांड क्या होता है अलग अलग होता है। देखो ना आप आगे पढ़ोगे ना क्या क्या मतलब एग्जांपल देखोगे ना इसके, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक तो क्या होता है भैया प्रोड्यूसर गुड्स होता है, एक क्या होता है कंज्यूमर गुड्स होता है। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है, प्रोड्यूसर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स को आप क्या बोल सकते हो इज इक्वल टू कैपिटल गुड्स। अब ये कैपिटल गुड्स है ना आपने 11th-12th में पढ़ रखा है ना, कैपिटल गुड्स क्या होता है। कैपिटल गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होता है जो आगे फर्दर प्रोडक्शन में क्या करता है हेल्प करता है। इक्वल टू क्या होता है हेल्प इन फर्दर प्रोडक्शन,
जो आगे जाके आपको प्रोडक्शन में हेल्प करेगा वो कौन सा गुड्स होता है? कैपिटल गुड्स होता है। तो जाहिर सी बात है, देखो क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है? जो आगे जाके प्रोडक्शन में हेल्प करता है वो क्या होता है? प्रोड्यूसर गुड्स होता है। कंज्यूमर गुड्स मतलब क्या होता है? जो कंजम्पशन पर्पस के लिए होता है, जो आगे जाके हेल्प नहीं करता है ना। प्रोड्यूसर गुड्स का एग्जाम्पल क्या हो गया? कोई भी मशीन हो गया ना, जैसे क्या होता है? मास्क मेकिंग मशीन, मतलब वो मशीन कि जिससे क्या बनता है, जो आप ये मास्क पहनते हो, मास्क जिससे बनता है वो मास्क मेकिंग मशीन है, तो वो क्या हो गया? प्रोड्यूसर गुड्स हो गया। कंज्यूमर गुड्स मतलब क्या है? मास्क है जो आप मास्क यूज करते हो वो क्या हो गया? कंज्यूमर गुड्स हो गया। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? वो गुड्स जो कंजम्पशन पर्पस के लिए होता है उसको क्या बोलेंगे? कंज्यूमर गुड्स बोलेंगे। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है? जो आगे प्रोडक्शन में फर्दर हेल्प करता है उसको क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर गुड्स बोलेंगे। देखो हम साथ में ना पढ़ते जाते हैं, बहुत छोटा छोटा डेफिनेशन है, तो एक बार देखते जाते हैं क्या लिखा है। देखो, प्रोड्यूसर गुड्स आर दोस व्हिच आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, है ना। प्रोड्यूसर गुड्स वो होता है कि जो आगे जाके अदर गुड्स के प्रोडक्शन में क्या करता है? हमें हेल्प करता है। इधर कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स मतलब क्या? प्रोड्यूसर गुड्स क्या बनाता है? प्रोड्यूसर गुड्स से या तो प्रोड्यूसर गुड्स बना सकते हो या कंज्यूमर गुड्स बना सकते हो। मतलब क्या? मैं कोई मास्क मेकिंग मशीन बना रहा हूं, है ना, कि मतलब क्या, मैं ऐसा मशीन बना रहा हूं जिससे क्या बनेंगे? मास्क बनेंगे। तो ये मास्क मेकिंग मशीन क्या है? प्रोड्यूसर गुड्स है। इसका आउटपुट क्या आएगा? मास्क मेकिंग मशीन, मतलब वो भी क्या है? प्रोड्यूसर गुड्स है। तो मतलब प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है? वो गुड्स होता है कि जो आगे या तो कंजम्पशन में हेल्प करेगा या प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, वो क्या होता है? प्रोड्यूसर गुड्स होता है। एग्जांपल क्या हो गया? मशीन हो गया, प्लांट हो गया या इक्विपमेंट हो गया। दूसरा क्या है? कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन। कंज्यूमर गुड्स वो होता है कि जो फाइनल कंजम्पशन में हेल्प करता है। एग्जांपल क्या हो गया? रेडीमेड क्लॉथ हो गया, प्रीपेड फूड हो गया, रेसिडेंशियल हाउसेस हो गया। जैसे कि आप कपड़े पहन रहे हो तो कपड़े तो क्या आप कंज्यूम कर रहे हो ना, कपड़े से क्या कोई और कपड़ा अपने आप नहीं बनेगा ना। तो क्या हो गया? मैंने ये शर्ट पहना हुआ है तो ये क्या है? कंज्यूमर गुड्स है। आप खाना खाते हो वो क्या है? कंज्यूमर गुड्स है। आप घर में रहते हो तो वो घर से दूसरा घर नहीं बन रहा है ना, वो क्या है? कंज्यूमर गुड्स है। तो प्रोड्यूसर गुड्स क्या है? जो आगे प्रोडक्शन में हेल्प करता है। कंज्यूमर गुड्स क्या है? जो कंजम्पशन के लिए होता है। दूसरा क्या है? डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है? ड्यूरेबल गुड्स मतलब क्या? टिकाऊ गुड्स, है ना। ड्यूरेबल गुड्स मतलब क्या? जो लंबे समय के लिए बार बार यूज कर सकते हो, जो एक से ज्यादा बार यूज होता है उसको क्या बोला जाता है? ड्यूरेबल गुड्स बोला जाता है। और दूसरा क्या है? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स मतलब क्या होता है? वन टाइम, है ना, अगर एक टाइम कंजम्पशन के लिए जो यूज होता है उसको क्या बोला जाता है? नॉन ड्यूरेबल। और ड्यूरेबल मतलब क्या? लंबे समय के लिए चलेगा, उसको क्या बोला जाएगा? ड्यूरेबल बोला जाएगा। एग्जांपल क्या है? मेरा मोबाइल है ना, ये मोबाइल में क्या है? एक साल से मेरे पास मोबाइल है, अगले एक साल और चलेगा, तो ये मोबाइल है, ये क्या हो गया? मेरा एग्जांपल ड्यूरेबल गुड्स का एग्जांपल हो गया। क्यों? क्योंकि ये बार बार यूज हो रहा है। फिर क्या, मैं सुबह नाश्ता करके आया ना, अभी मैं नाश्ता करके आया तो मैंने क्या एक बार खा लिया तो फिर क्या हो गया? वो खत्म हो गया, मतलब वो दूसरी बार यूज नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो जाएगा। ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स समझ गया ना क्या होता है? देखो एक बार पढ़ लेता है ना, क्या लिखा हुआ है? गुड्स में फर्दर बी सब डिवाइडेड इनटू ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर दोस व्हिच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड मोर देन वंस, है ना, जिसको एक से ज्यादा बार यूज नहीं किया जाता है, वो क्या हो गया? नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो गया है। एग्जांपल क्या दिया हुआ? रॉ मटेरियल, फ्यूल, पावर, पैकिंग आइटम एक्सेट्रा विच आर एग्जांपल ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स, है ना। मतलब क्या वो दूसरी बार यूज नहीं होंगे ना। मैं स्कूटर चला के यहाँ पे क्लासेस पे आया, है ना, तो स्कूटर तो क्या मेरा ड्यूरेबल है, मैं रोज स्कूटर चला के आता, वो क्या हो गया? ड्यूरेबल हो गया। पर जो स्कूटर में मैंने पेट्रोल डलवाया है, तो क्या एक ही पेट्रोल बार बार यूज होगा? नहीं होगा। पेट्रोल एक बार यूज कर लिया तो मतलब क्या हो गया? पेट्रोल उड़ गया, धुआं बन के खत्म हो गया, तो क्या हो गया? नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? बेवरेजेस, ब्रेड, मिल्क एक्सेट्रा आर एग्जांपल ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स, है ना। दिस विल मीट ओनली करंट डिमांड। ये क्या होगा? एक बार मेरी नीड को सेटिस्फाई करेगा, करंट डिमांड खत्म हो गई तो क्या मुझे वापस डिमांड करना पड़ेगा। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स का डिमांड क्या होता है? रिकरिंग होता है। मतलब नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है? बार बार खरीदते हो, है ना। मैं स्कूटर बार बार रोज रोज नहीं खरीदूंगा, पर पेट्रोल मुझे रोज रोज खरीदना पड़ेगा। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स का डिमांड क्या होता है? रिकरिंग डिमांड होता है। क्यों? क्योंकि उसको बार बार यूज करना पड़ता है। ड्यूरेबल गुड्स क्या होगा? ड्यूरेबल गुड्स का डिमांड रिकरिंग इतना नहीं होता है, मैं 5-6 साल में एक बार स्कूटर खरीदता हूं। ठीक है, अभी क्या हो गया? अभी ये ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। भैया आप पूरा पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी, ये पूरा थ्योरी है, इसमें हम इतना टाइम नहीं देंगे। आगे के जो कॉन्सेप्ट थे हमारे इलास्टिसिटी, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड वगैरह, वो क्या थे? थोड़े बहुत टेक्निकल थे, इसीलिए हमने उसमें इतना टाइम वेस्ट किया। अभी ये थ्योरी है ना, ये तो आपको घर पे जाके पढ़ना है। मैं तो क्या करूँगा? आपको ऊपर ऊपर से कंसेप्ट बता दूंगा ताकि आपको दिमाग में क्लियर हो जाए। ये सब क्या करना है? आपको घर पे जाकर होमवर्क करना है, घर पे जाकर अच्छे से पढ़ना है, समझना है। नहीं समझ में आया तो मुझे क्या करना है? क्वेश्चन करना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ वैसे तो आपको पूरा समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि इसमें थियरी, इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है। दूसरा क्या है भैया? दूसरा है डिराइव्ड डिमांड एंड ऑटोनोमस डिमांड। डिराइव्ड डिमांड को एक और भी नाम से जान सकते हैं जो हमने आगे पढ़ा। डिराइव्ड डिमांड को क्या बोलेंगे? टाइट डिमांड भी बोल सकते हैं। टाइट डिमांड मतलब क्या? उसका डिमांड दूसरे किसी गुड्स के डिमांड पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा? पेन एंड इंक, है ना, कार एंड
पेट्रोल बेसिकली क्या होता है, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है ना, देखो दूसरे पेन से लिखते हैं ना तो अच्छे से रहेगा, कौन सा होता है हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रहता है ना, उसका डिमांड क्या रहेगा, हमारा डिराइव्ड डिमांड रहेगा। डिराइव्ड डिमांड समझ रहे हो ना, डिराइव्ड डिमांड क्या होता है, वो डिमांड की जो क्या होता है दूसरे चीज से डिराइव करता है ना। देखो पेट्रोल का अपना कोई डिमांड नहीं है ना, कोई खाली पेट्रोल नहीं खरीदता है, पेट्रोल कौन खरीदता है, जिसके पास बाइक है वही पेट्रोल खरीदता है। तो ये पेट्रोल का डिमांड क्या है, हमारा डिराइव्ड डिमांड है। तो डिराइव्ड डिमांड समझ गए ना क्या होता है, वो डिराइव्ड डिमांड उसको बोलते हैं कि जिसका डिमांड किसी दूसरे चीज के डिमांड पर डिपेंड रहता है। इंक का डिमांड है तो कोई आप ऐसे ही इंक खाली यूज नहीं करते हो, इंक किसके साथ यूज करते हो, हमेशा पेन के साथ यूज करते हो। तो इनका डिमांड क्या हो गया, डिराइव्ड डिमांड हो गया। तो डिराइव्ड डिमांड समझ में आ गया क्या होता है, वो डिमांड की जो क्या होता है दूसरे किसी चीज पे डिपेंड रहता है। दूसरा क्या भैया, ऑटोनोमस डिमांड। ऑटोनोमस मतलब क्या होता है, ऑटोनोमस का मतलब इंडिपेंडेंट होता है। ऑटोनोमस के बाजू में क्या लिख दो, इंडिपेंडेंट लिख दो, है ना। ऑटोनोमस में इंडिपेंडेंट डिमांड, उसका डिमांड किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं है। जैसे देखो मेरे पास ये फोन रखा हुआ है ना, फोन का डिमांड क्या है, इंडिपेंडेंट डिमांड है। सिम का डिमांड क्या है, डिपेंडेंट है। सिम किस पर डिपेंड करता है, फोन पर डिपेंड करता है ना। तो सिम का डिमांड क्या हो गया, डिराइव्ड डिमांड हो गया, है ना। पर फोन का डिमांड क्या है, ऑटोनोमस हो गया। वैसे ही क्या बाइक का डिमांड क्या है, ऑटोनोमस है। बाइक का डिमांड इंडिपेंडेंट डिमांड है, पर बाइक में पेट्रोल यूज होता है, उसका डिमांड क्या है, डिराइव्ड डिमांड है ना। तो डिराइव्ड डिमांड और ऑटोनोमस डिमांड भी उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगर लिखा हुआ द डिमांड फॉर कमोडिटी अराइजेस बिकॉज ऑफ डिमांड फॉर सम अदर कमोडिटी। अगर किसी चीज का डिमांड आता है, क्यों आता है, दूसरे किसी कमोडिटी की वजह से अगर किसी चीज का डिमांड आता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, डिराइव्ड डिमांड बोलेंगे, है ना। उसको जैसे क्या जो जिस वजह से आता है उसको क्या बोलेंगे, पेरेंट प्रोडक्ट बोलेंगे, है ना। जैसे पेट्रोल का डिमांड किसकी वजह से आता है, कार की वजह से, तो कार क्या हो गया, पेरेंट प्रोडक्ट हो गया। इनका डिमांड किसकी वजह से आता है, पेन की वजह से आता है, तो पेन क्या हो गया, हमारा पेरेंट प्रोडक्ट हो गया। तो डिराइव्ड डिमांड उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एग्जांपल क्या रखा था, डिमांड ऑफ सीमेंट इज डिराइव्ड डिमांड डायरेक्टली फ्रॉम रिलेटेड टू बिल्डिंग एक्टिविटी। इसने क्या बोला, सीमेंट का डिमांड तभी होगा जब घर का या ऑफिस का डिमांड होगा। तो सीमेंट का डिमांड क्या है, डिराइव्ड डिमांड है। तो उम्मीद करता हूं आपको डिराइव्ड डिमांड और ऑटोनोमस डिमांड भी समझ में आ गया होगा। तीसरा क्या है, डिमांड फॉर फर्म्स प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री डिमांड, है ना। डिमांड फॉर फर्म्स प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री डिमांड का एग्जांपल क्या है, देखो, है ना। हम देखो अगर हम स्टडी कर रहे हैं ना कि ओवरऑल इंडिया में टू व्हीलर्स का डिमांड कितना है, तो ये तो क्या हो गया, इंडस्ट्री डिमांड हो गया, है ना। अभी होंडा के टू व्हीलर एक्टिवा का डिमांड कितना है, ये क्या हो गया, डिमांड फॉर फर्म्स प्रोडक्ट हो गया। समझ में आ गया ना। फर्म्स प्रोडक्ट मतलब क्या है कि आपके प्रोडक्ट का डिमांड कितना है, वो क्या हो गया, डिमांड फॉर फर्म्स प्रोडक्ट हो गया। और इंडस्ट्री डिमांड मतलब क्या, आप जैसा गुड्स बनाते हो वैसे गुड्स का ओवरऑल डिमांड कितना है, उसको क्या बोलेंगे, इंडस्ट्री डिमांड बोलेंगे। उसका दूसरा एग्जांपल क्या है, पूरे कंट्री में सीमेंट का डिमांड कितना है, वो क्या हो गया, इंडस्ट्री डिमांड हो गया। और एसीसी कंपनी के सीमेंट का डिमांड कितना है, वो क्या हो गया, आपका फर्म प्रोडक्ट का डिमांड हो गया, ठीक है। अभी दूसरा क्या दिया हुआ है, शॉर्ट रन डिमांड एंड लॉन्ग रन डिमांड, है ना। मैंने आज ही प्राइस चेंज किया ना, तो अभी 2-3 दिन में या 1-2 महीने में डिमांड पे क्या असर आ रहा है ना, वो क्या होता है, शॉर्ट रन डिमांड होता है। लॉन्ग रन मतलब क्या, 3-4 साल और 5-6 साल आप लॉन्ग टर्म में देखते हो, उसका डिमांड क्या होगा, तो वो उसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग रन डिमांड बोलेंगे ना। तो बिल्कुल कॉमन सेंस है, नाम से ही सब चीज पता चल रहा है, पर फिर भी मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, है ना। फिर है ना, अभी ये दूसरा ना फैक्टर्स अफेक्टिंग अलग अलग डिमांड है ना, वो हम कल पढ़ेंगे। और कल इसके साथ ही क्या हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। कल चैप्टर कुछ भी करके खत्म करना है, कल हम चैप्टर खत्म भी कर देंगे और रिवाइज भी कर देंगे, है ना। अभी क्या करते हैं, आज जो पढ़ा है उसको एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं, है ना। देखो आज हमने कहां से शुरू किया था, आज हमने शुरू किया था क्रॉस इलास्टिसिटी से ना। इनकम इलास्टिसिटी तो पिछले लेक्चर में पढ़ा था। देखो क्रॉस इलास्टिसिटी से आज हमने शुरू किया था। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है ना। क्रॉस इलास्टिसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, है ना। कि रिलेटेड गुड्स में प्राइस के चेंज होने की वजह से मेन कमोडिटी के डिमांड में जो चेंज आएगा उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा हमने, दो कंसेप्ट अलग अलग पढ़े। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, दो तरह का होता है। सबसे पहला क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है, दूसरा क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब क्या होता है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। एग्जांपल क्या हो गया, बाइक पेट्रोल हो गया और पेन और इंक हो गया। इसमें क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। एक कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस गिरेगा, दूसरे का डिमांड बढ़ जाएगा। एक का प्राइस बढ़ेगा, दूसरे का डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़ा। सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल क्या रहता है, हमने कोक और पेप्सी का लिया था कि पेप्सी का प्राइस बढ़ गया तो कोक का डिमांड बढ़ जाएगा एंड वाइस वर्सा। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो अब अगर हमें क्रॉस इलास्टिसिटी को अंग्रेजी में बोलना है तो क्या बोलेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी डिफाइंड एज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड। क्यों, ड्यू टू चेंज इन
प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, है ना। इनकम में क्या था, ड्यू टू चेंज इन इनकम, है ना। प्राइस में क्या था, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, पर ये क्या है, क्रॉस है, तो क्या आ जाएगा, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, है ना। ये क्या था, वो रिलेटेड गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है। इसमें क्या पढ़ा हमने, सब्स्टिट्यूट का ग्राफ पढ़ा और कॉम्प्लीमेंट्री का भी ग्राफ पढ़ के देख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने एक आज नया टॉपिक शुरू किया था, क्या, डिमांड फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब क्या होता है, किसी भी फ्यूचर इवेंट को क्या लगाना, अभी से अंदाजा लगाना। अगर फ्यूचर इवेंट को आप अभी प्रिडिक्ट कर रहे हो, उसको क्या बोला जाएगा, फोरकास्ट बोला जाएगा। फोरकास्टिंग क्यों किया जाता है, ताकि आप बेटर डिसीजंस ले पाओ। एग्जांपल उसका बहुत ही रिसेंट एग्जांपल है, क्या रिसेंट एग्जांपल कौन सा लिया हमने, अभी क्या गवर्नमेंट ने क्या बोला, साइक्लोन निसर्गा आने वाला है, अभी ये बोला, तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे क्या फायदा हुआ, जो कोस्टल एरिया में पब्लिक है उनको क्या कर दिया हमने, वहां से लेके मेन लैंड में लेके आ गए। क्यों, इससे क्या हो गया, अगर हमने फोरकास्ट किया कि भैया साइक्लोन आ सकता है, तो हमने क्या अच्छा डिसीजन ले पाए, इससे क्या हो गया, जान और माल की कम से कम नुकसानी हो पाई। तो इससे ऐसे क्या होता है, डिमांड फोरकास्टिंग होता है। डिमांड फोरकास्टिंग मतलब क्या होता है, डिमांड का फ्यूचर में अंदाजा लगाना। अब डिमांड को फोरकास्ट क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है, क्यों, ताकि आप बेटर प्रिपेयर्ड रहे। मुझे पता है कि दिसंबर में मेरा क्या होने वाला है, स्वेटर का डिमांड बढ़ने वाला है ना। तो अभी दिसंबर में किसी ने बोला मुझे स्वेटर चाहिए, तो मैं दिसंबर में बनाने के लिए ऑर्डर नहीं दूंगा। अभी मैं क्या करूंगा, फोरकास्ट करूंगा सितंबर में, अगस्त में, कि दिसंबर में भैया स्वेटर का डिमांड बढ़ने वाला है, तो मैं अभी से प्रोडक्शन करके रखूंगा। ये क्या होता है, डिमांड फोरकास्टिंग होता है। इसका यूजफुलनेस भी साथ में हमने समझ लिया। अब क्या बोलता है, स्कोप ऑफ फोरकास्टिंग, मतलब स्कोप किस पे डिपेंड करता है। देखो, दो चीजों पे स्कोप डिपेंड करता है। सबसे पहले क्या, लेवल ऑफ ऑपरेशन, आप किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो। अगर मैं रीजनल लेवल पे या लोकल लेवल पे ऑपरेट कर रहा हूं, तो मैं उस लेवल का फोरकास्टिंग करूंगा। अगर मेरा दुकान सिलवासा है, तो मैं सिलवासा का डिमांड फोरकास्ट करूंगा। पर अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो, तो आप क्या इंटरनेशनल लेवल पे फोरकास्टिंग करोगे। जैसे एग्जांपल है, नाइकी है, वो क्या पूरे सारे कंट्रीज में शूज बेचता है, तो वो क्या उस लेवल का फोरकास्टिंग करेगा। एप्पल कंपनी है, वो पूरे वर्ल्ड में बेचता है अपने फोन्स, टैबलेट्स वगैरह ना, तो वो उस लेवल से फोरकास्टिंग करेगा। दूसरा किस चीज पे डिपेंड फोरकास्ट करता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे। मैं क्या देखूंगा कि ये फोरकास्टिंग में कर रहा हूं, तो उसमें मुझे खर्चा कितना आ रहा है और फोरकास्टिंग करने से मुझे कितना फायदा हो रहा है, उससे मैं डिसाइड करूंगा कि भैया मेरा फोरकास्टिंग का स्कोप क्या रहेगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, टाइप ऑफ फोरकास्टिंग पढ़ा था। टाइप ऑफ फोरकास्टिंग में सबसे पहला क्या था, मैक्रो फोरकास्टिंग। मैक्रो मतलब क्या होता है, आप पूरा देख रहे हो कि भैया कंट्री का नेशनल इनकम क्या होने वाला है, जीडीपी क्या होने वाला है, इंडस्ट्रियल आउटपुट वगैरह क्या होने वाला है। उसमें एग्जांपल क्या लिया था हमने कि भैया पूरे कंट्री में सीमेंट का डिमांड कितना है, वो क्या हो गया, मैक्रो लेवल पे हो गया। दूसरा क्या पढ़ा हमने कि भैया एसीसी करके एक कंपनी है, उसके सीमेंट का डिमांड कितना होगा, तो वो क्या हो गया, माइक्रो लेवल हो गया। दूसरा हमने क्या पढ़ा, शॉर्ट रन फोरकास्टिंग और लॉन्ग रन फोरकास्टिंग। शॉर्ट रन मतलब क्या, एक दिन से लेके 6 महीने का फोरकास्ट कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, शॉर्ट रन हो गया। लॉन्ग रन मतलब क्या हो गया, 2 साल का 5 साल का वो फोरकास्ट कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, लॉन्ग रन फोरकास्टिंग हो गया। दूसरा क्या हमने पढ़ा, डिमांड डिस्टिंक्शन। डिमांड डिस्टिंक्शन में क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले क्या होता है, प्रोड्यूसर गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है, प्रोड्यूसर गुड्स को आप कैपिटल गुड्स भी कह सकते हो। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है, वो गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन में यूज होने वाले हैं, उसको आप क्या बोलोगे, प्रोड्यूसर गुड्स बोलोगे। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, जो आगे जाके कंज्यूम होने वाले हैं, जो आगे जाके प्रोडक्शन में यूज नहीं होगा, उसको क्या बोला जाएगा, कंज्यूमर गुड्स बोला जाएगा। एग्जांपल, मास्क मेकिंग मशीन है, वो मशीन जो मास्क बनाता है, वो क्या हो गया, प्रोड्यूसर गुड्स हो गया। और उससे जो निकलता है आउटपुट, जो क्या है, मास्क, जो आप मास्क पहनते हो, तो मास्क क्या हो गया, कंज्यूमर गुड्स हो गया। दूसरा क्या पढ़ा हमने, ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है, जिसको बार बार यूज कर सकते हो। एग्जांपल क्या हो गया, मैं एक्टिवा से रोज क्लास लेने आता हूं, तो जो मेरा एक्टिवा है वो मैं रोज एक्टिवा से क्लास लेने आता हूं, ये क्या हो गया, एक्टिवा मेरा ड्यूरेबल गुड्स हो गया, है ना। पर जो एक्टिवा में पेट्रोल डलता है, वो पेट्रोल क्या एक बार यूज हो गया तो खत्म हो गया, अभी क्या मुझे दूसरा नया पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, तो वो क्या हो गया, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो गया। मैं सुबह नाश्ता करके आता हूं, तो नाश्ता क्या एक बार कंज्यूम कर लिया तो क्या हो गया, वो खत्म हो गया। तो वो गुड्स जो खाली एक बार यूज हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे, नॉन ड्यूरेबल गुड्स को बोलेंगे। और जो चीजें बार बार यूज हो सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, ड्यूरेबल गुड्स बोलेंगे। तीसरा क्या पढ़ा हमने, डिराइव्ड डिमांड एंड ऑटोनोमस डिमांड। डिराइव्ड डिमांड मतलब क्या, वो डिमांड जो दूसरी चीज पे डिपेंड रहता है। एग्जांपल क्या, पेन का डिमांड बाइक पे डिपेंड रहता है, इनका डिमांड पेन पे डिपेंड रहता है ना, तो वो क्या हो गया, डिराइव्ड डिमांड हो गया। दूसरा क्या है, ऑटोनोमस डिमांड। ऑटोनोमस डिमांड मतलब क्या, उसका डिमांड इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी चीज पे डिपेंड रहता नहीं है। चौथा हमने क्या पढ़ा, इंडस्ट्री डिमांड एंड कंपनी डिमांड, है ना। इंडस्ट्री डिमांड मतलब क्या होता है, पूरे इंडस्ट्री का क्या डिमांड है ना, जो हमने सबसे पहले एग्जांपल लिया था, क्या पूरे कंट्री में सीमेंट का क्या डिमांड होने वाला है, वो क्या हो गया, हमारा इंडस्ट्री डिमांड हो गया। और एसीसी करके जो कंपनी है सीमेंट बनाने वाली है, उसके सीमेंट का क्या डिमांड रहेगा, तो वो क्या हो गया, हमारा कंपनी डिमांड हो गया। दूसरा क्या है, शॉर्ट टर्म डिमांड एंड लॉन्ग रन, मतलब क्या 1 दिन से 6 महीने के बीच में क्या डिमांड रहेगा। शॉर्ट टर्म में मेरा प्रोडक्ट का क्या डिमांड रहेगा, वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म डिमांड होता है। और लॉन्ग रन मतलब 2 साल 5 साल 10 साल, अगले 10 साल में क्या डिमांड रहेगा, वो क्या होता है, हमारा लॉन्ग रन डिमांड होता है। ठीक है, इसी के साथ हम खत्म करते हैं आज के लेक्चर को। अब बिल्कुल पढ़ के आना, कल क्या होगा, 20 मिनट का बाकी है टॉपिक, 20 मिनट में क्या हो जाएगा, कल पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू।